सब विजिबल है? यस मैम। जी सर. So namaskar to everyone present in the group. In continuation with quiz on reservation, today we are going to solve the questions under quiz number 3, and this quiz is exclusively for reservation of OBC candidates. So coming to the first question, who are considered OBC for reservation purpose? Ma'am, caste mentioned in both Mandal Commission and state list. Okay, so is there any common list is prepared by Ministry of Welfare? Yes, ma'am. And from that, some are excluded also sometimes. Yeah, ma'am. Definitely. Yeah. So the list is prepared by taking into account the list prepared in both Mandal Commission report and in the state government list. So option number 2 is the correct one. मैम, ये ओबीसी का सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट दोनों होता है. हाँ. तो जैसे दिल्ली में आप अगर वो भिकाजी कामा प्लेस पे जाइएगा, तो मैं गया भी था वहां पे ऐसे करीब 10-12 साल पहले. तो वहां पे नेशनल कमीशन फॉर वो सेंट्रल वाला है मैम. वहां पे कई बार क्या देखा जाता है मैम, जैसे जब मैं यूपीएससी का पेपर में दे रहा था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में वो सेंट्रल लिस्ट का ओबीसी सर्टिफिकेट मांगते हैं मैम. बहुत सारे कास्ट कई बार स्टेट लिस्ट में होते हैं नोटिफाइड, बट सेंट्रल लिस्ट में नहीं होते हैं. तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्हें रिजर्वेशन का फायदा फिर वहां पे नहीं मिलता. वहां पे ज्यादा गोली नहीं खानी चाहिए. Yes, sir. Ma'am, I would also like to add something. Ma'am, there are certain castes which are considered OBC in one list, but in another list they are considered as SC. So I feel like संस्था का नाम है मैम नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कम्युनिटीज में. फर्स्ट थिंग मैम. सेकंड थिंग, इसमें एक चीज और भी है मैम, कि वो पर्टिकुलर कास्ट अगर एक स्टेट में सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी है, तो हो सकता है वो दूसरे लिस्ट में वो जनरल पे है, या दूसरे स्टेट में वो जनरल पे है. तो ये भी कई बार देखा जाता है यहाँ पे. And there are two lists, ma'am. There are two OBC certificate. One is by state government and another is by central government. That's what Amit sir has mentioned, ma'am. Thank you so much to ma'am and sir. Thank you so much, sir. Thank you. Now coming to question number 2. What is the income limit for determining the creamy layer among OBCs? 8 lakh. 8 lakhs. Specifically with effect from 1/9/2017. It has been raised from 6 lakhs to 8 lakhs. So correct answer is 8 lakhs. Then what percentage of reservation is allocated to EWS in direct recruitment? 10%. मैडम, ये इनकम लिस्ट कौन डिक्लेयर करता है? ये इनकम लिमिट जो है ना मैडम, कौन डिसाइड करता है? 8 lakh, sir. For EWS also 8 lakh from all sources, including siblings and below 18 and parents. नहीं, क्रीमी लेयर की लिस्ट में जो आपका 8 लाख लिमिट है, वो डिसाइड कौन करता है? किसी को इसका आंसर है तो पता है तो प्लीज सर का जो क्वेश्चन है, बिकॉज आई डोंट नो द आंसर ऑफ इट. मैम, EWS को जो बनता है, पहले इनकम सर्टिफिकेट रजिस्टर होता है, फिर बनता है. EWS तो ठीक है मैम, तो ठीक है, बट सर इज आस्किंग अबाउट OBC. वही मैं कह रही हूँ. तो वो कमीशन है मैम, जो OBC का कमीशन है, SC ST का कमीशन है, हो सकता है वही डिसाइड करते हैं. Excuse me, madam. Ma'am, the Social Justice Ministry of the Union Government decides. नहीं, तो इसकी कोई फ्रीक्वेंसी होती है क्या? कोई ऐसा कालांश इसमें 1 साल में, 2 साल में, 10 साल में कब डिक्लेयर होता है? ये कैसा कोई? Every 3 years. तब तो सर फिर लेटेस्ट होनी चाहिए 20 का. The income limit for the creamy layer is adjusted every 3 years to account for inflation. The last revision was in September 2017. ओबीसी कमीशन भी तो डिसाइड करती है ना, या जो DOPT है, पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट.
सर नेट में एनसीबीसी दे रहा है सर, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कम्युनिटीज। सर यस सर, यस सर। सो फाइनल आंसर क्या होगा सर? क्योंकि बहुत सारे आंसर्स आए, तो फाइनल क्या हम मतलब व्हाट वी विल टेक इट इनटू अकाउंट? मैम मुझे लगता है इस पे सब लोग अपने अपने ऑथेंटिक सोर्स से एक बार चेक करके अगर हम इसको बाद में देख ले मैम, तक आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है सर। एक बात, एक थैंक यू सर। हेलो हाँ जी सर, बोलिए। सर, जैसे रिजर्वेशन का जो फाइनल नोटिफिकेशन तो जो पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ही जारी करता है, हम्म। तो वो भी एक पार्टी होना चाहिए, और ओबीसी डिपार्टमेंट जो अपना एक पिछड़ा आयोग बना हुआ है ओबीसी अलग से, तो मुझे लगता है दोनों ही इसमें पार्टी होंगी सर। सर ये ना अच्छे से हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, है ना जी। Now coming to this, regarding this question, what percentage of reservation is allocated to EWS in direct recruitment? It is given 10%। 10%. 10%। 4.5 क्या है? 4.5 is parallel. 4.5% for minorities, madam। It is Yes, sir. carved out. It is carved out from ओबीसी के अंदर, ओबीसी के अंदर कोटा में ये सब Right. कोटा है। Right. It is Quota carved for out from the OBC is adjusted, ma'am. This 4.5%. 57% of OBC quota. ओबीसी में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है 4.5। हाँ, it is carved out from OBC quota. यस यस। Which posts are exempted from reservation for both OBC and EWS categories? Scientific technical B। Technical nature Yes. post. Which are above group A, means above the lowest level of group A. Those are exempted. मैडम एक टर्म और मिलता है बार बार न्यूज में, अति पिछड़ा वर्ग, वो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताने के पक है। Ma'am, screen is not visible to me. Is it so with others also? It's visible, madam। विजिबल मैम, विजिबल। Okay, sir. एक बार रिजॉइन कर लीजिए मैम। हाँ सर, क्या अति पिछड़ा वर्ग? सर क्या क्वेश्चन था आपका? एक न्यूज में बहुत वर्ड मिलता है बार बार फ्रीक्वेंसी में कि अति पिछड़ा वर्ग, जैसे राजस्थान में भी हुआ था उसका कुछ, तो वो क्या सर है? मुझे लगता है सर ये स्पेसिफिक स्टेट गवर्नमेंट का अपना, जैसे बिहार में देखिएगा तो ओबीसी में भी होता है, एनेक्सर 1 होता है, एनेक्सर 2 होता है, वहां पे एक ईबीसी भी होता है। तो ये लगता है मेरे ख्याल से स्टेट गवर्नमेंट का अपना फर्दर कैटेगराइजेशन शायद हो सकता है, लेकिन सेंट्रल लेवल पे सिर्फ ओबीसी है, ईबीसी शायद नहीं है। ओके सर। जी सर। Now coming to next question, what is the relaxation of upper age limit for OBC candidate in 3 direct years. recruitment? हाँ, 5 years किसका है? SC/ST। SC/ST का मैम। Yes, yes. SC 5 years, ma'am. OBC. No relaxation किसका है? जनरल। General, right. What is the validity of reservation claim for EWS candidate? Validity. Ma'am, per year. And the first one, One, subject ma'am. हाँ, First one. and Yes. asset certificate. Income and asset certificate must be submitted. अच्छा, ये income जो है ये कितना होना चाहिए? 8 8 lakhs. लाख। 8 लाख। Below 8 8 lakhs. lakhs, Below below 8 8 yes, lakhs। below 8 Annual lakh। income of the family. अच्छा, अगर हम ये consider कर रहे हैं, so what are the factors to be taken into account while calculating the income of the family? Ma'am, income of siblings below 18 years is Right. included. Parents is Right. included. Right? And include all Spouse. sources. It is all All मैम sources. इसमें सैलरी को भी लिया जाएगा शायद मैम, इसमें Yes. ईडब्ल्यूएस में। Salary, then from एग्रीकल्चरल business, इनकम आल्सो profession, इंक्लूडेड मैडम। agriculture, right? So all these things are to be taken into account. तो इसी को हम split करके 3 question probable questions हो सकते हैं. So we have discussed all the 3 questions. Now coming to question number 7. मैम एक चीज पूछनी थी जी, कि जी. जो सर्टिफिकेट बनता है ओबीसी का, SC ST का, ये कितने इयर्स के लिए वैलिड होता है? ऐसा कुछ भी होता है क्या? मैम SC/ST का लाइफ लॉन्ग होता है, OBC का 3 इयर्स के लिए। OBC का 1 financial year only. Every मैम financial year. यहाँ पे मैं you- एक चीज बोलना चाहूंगा, जैसे आप किसी भी रिक्रूटमेंट में अगर नया नया रिक्रूट हो रहे हैं तो वो लेटेस्ट 6 महीने का मांगते हैं वो।
But this time, but sir, every financial year is new certificate has to be obtained from the competent हाँ authorities. हाँ, It वो is होता valid है for मैम, one वो financial होता year. है, लेकिन कई बार जैसे जब हम केबी का दे रहे थे इंटरव्यू जयपुर में, तो वो हमसे जी लेटेस्ट 6 महीने का मांगे थे उन्होंने हमसे। हो सकता है 1 साल वाला भी हो, लेकिन 6 महीने का भी कई बार वो मांगते हैं वो। लेकिन अभी जो रिसेंट सर ईएमआरएस और केवीएस के जब हुए थे लास्ट टाइम इंटरव्यू, तो उसमें यही कॉन्सेप्ट था सर कि इट मस्ट बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। राइट, हाँ, तो यही ध्यान में रखना है, मैक्सिमम तो 1 ईयर है ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि नहीं मैडम, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कैंडिडेट हर साल क्रीमी लेयर में कन्वर्ट हो सकता है और अगली नेक्स्ट ईयर हो सकता है वो नॉन क्रीमी लेयर में। on the income, yes, because every year income is नहीं, to लेकिन be मैडम मैंने ऐसा पढ़ा था कहीं कि वो लगातार 3 साल तक उसकी इनकम अगर अपर लिमिट क्रॉस करती है तो तभी वो नॉन क्रीमी लेयर में आएगा, अदरवाइज वो, ऐसा कुछ था मैडम, मुझे एग्जैक्ट सोर्स तो नहीं मालूम। अच्छा, इसका मतलब फिर 3 साल के लिए जिनको वैलिड मालूम। होना चाहिए ना, अगर 3 हाँ साल तक सर, इनकम सर लेते हैं। मुझे जो लगता है, एक इंसान जो ओबीसी है ना, तो ओबीसी वो अपने फादर के इनकम के आधार पे है, तो वो कभी भी उस ओबीसी की कैटेगरी से एक्सक्लूड नहीं हो सकता है सर। उसके अपने इनकम लेवल के अनुसार उसके बच्चे का ये डिसाइड हो सकता है फ्यूचर में कि वो बच्चा ओबीसी होगा कि नहीं होगा। मुझे लगता है सर, परफेक्ट यहाँ पे आंसर है किसी सर, प्रकार का कंफ्यूजन ये नहीं होना परफेक्ट चाहिए। आंसर है। हाँ, क्योंकि सर एब्सोल्युटली अगर मैं ओबीसी हूँ सर, तो मैं मरते दम तक रहूंगा, बेशक मेरा बच्चा फिर ना हो, है ना। तो इस चीज को हाँ, थोड़ा सा क्योंकि कंफ्यूजन या आपकी किसी इनकम प्रकार देखी का, जाएगी उसमें। जी डेफिनेटली सर। और सर एक चीज और याद रखिएगा सर, किसी प्रकार के कंफ्यूजन से बचने के लिए, कि जिसको ओबीसी का फायदा मिलता है, फायदा उसके कारण नहीं, उसके फादर या उसके पेरेंट्स के कारण मिलता है उसको। राइट, बिल्कुल सर। बट सर पेरेंट की इनकम भी तो चेंज हो सकती है, वो नॉन क्रीमी लेयर से क्रीमी लेयर में जा सकता है ना। सर वो डिपेंडेंस देखिए वाली सर, कंडीशन थी जनरली होता नहीं है सर, हो सकता है सर, लेकिन जनरली अगर आप देखें सर, तो जनरली होता नहीं है सर। पॉसिबल है कि नहीं? पॉसिबिलिटी बन सर, सकती है, ये बिल्कुल बन सकती है सर। सर, इसमें तो डिपेंडेंसी वाला था ना 9,000 पर, और प्लस डीआर जो है उनका नहीं होना, जैसे मतलब डिपेंडेंट दिखाने के लिए जो कंडीशन थी वही कंडीशन थी पेरेंट की। मैडम वो सर ये इनकम सर्टिफिकेट जो बनता है वो 3 साल के लिए वैलिड रहता है, और उसमें लिखा रहता है इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर कि ऑटोमेटिकली वैलिड फॉर 3 इयर्स। जैसे अभी बच्चे जमा कर रहे हैं सर्टिफिकेट इनकम का, तो उसमें लिखा हुआ है 22 में अगर कोई बना हुआ है तो 25 तक वैलिड है। तो ये एक बार जो बनता है सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैलिड रहता है, वो इसमें सर्टिफिकेट के ऊपर टॉप पे लिखा रहता है। सर एक्सक्यूज मी सर, इसमें जो ओबीसी का जो सर्टिफिकेट आता है, जब भी कोई सिलेक्शन होगा तो एक प्रोफार्मा होता है, और वो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है या जिसने ओबीसी सर्टिफिकेट इशू किया था उससे दोबारा वेरीफाई कराना जरूरी होता है। मैंने अभी रिसेंटली हमने ईएमआरएस के या नवोदय के जो इंटरव्यू हुए उसमें भी यही चीज़ देखा। तो वो प्रोफार्मा जमा दोबारा, आपके पास सर्टिफिकेट है लेकिन मान लीजिए आप सर्टिफिकेट बनाए 10 साल पहले, तो अभी आप प्रेजेंटली आपके इनकम देखा जाएगा और आपको री सर्टिफाई किया जाएगा, उसको बोलते हैं। सर्टिफिकेट आपका वही रहेगा लेकिन दोबारा एक प्रोफार्मा को फिलअप करके जमा देते हैं और ये सर्टिफाई कराते हैं। जैसे ग्रामीण कोई जगह है तो वहाँ पे पंचायत का जो प्रधान है वो करते हैं। अगर आप म्युनिसिपल एरिया में है तो म्युनिसिपलिटी का जो चेयरमैन है वो सर्टिफाई करते हैं आपको इनकम को, और उस हिसाब से आपका वो जो सर्टिफिकेट बनता है वो जो अलग से देते हैं प्रोफार्मा फिलअप करके, आपका सर्टिफिकेट का नंबर के साथ वेरीफाई करते हैं, वो 6 महीना वैलिड होता है। पता नहीं सर, बच्चे तो जो ला रहे हैं उसमें लिखा हुआ 3 साल तक वैलिड है नहीं, करके, और वो डीएम का बात है इसी का नहीं, सॉफ्ट कॉपी नहीं, हार्ड कॉपी में बच्चे ला रहे हैं, सॉफ्ट कॉपी नहीं, हार्ड कॉपी में ला रहे हैं। नाउअडेज या सर उसी की हार्ड कॉपी लेके आ रहे होंगे, बट नाउ इट इज प्रोड्यूस्ड ऑनलाइन। कई जगह, कई सारे स्टेट में ये ऑनलाइन भी है, लेकिन कई जगह में वो लोग ऑफलाइन भी देते हैं ये। और इसका जो प्रोफार्मा है वो सेंट्रल प्रोफार्मा अलग से जो भी रिक्रूटमेंट करते हैं वो साथ में अटैच कर देते हैं लिस्ट एनेक्स्चर में, है ना। SC ST के लिए भी देते हैं और OBC के लिए भी देते हैं। तो आप अगर OBC हैं बाद में आप में भी आ सकते हैं, तो आपका वो पंचायत का प्रधान या म्युनिसिपलिटी का चेयरमैन वो आपके इनकम जानेंगे और उस हिसाब से आपको सर्टिफाई करेंगे कि वेदर यू बिलोंग्स टू द क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर।
सर आप सही कह रहे हैं, परंतु वो जो एक बार जारी कर देते वो 3 साल तक वैलिड रहता, मैं ये कह रहा हूँ। 1 ईयर ही वैलिडिटी है हमारे स्टेट में तो। अच्छा, नहीं हमारे में सर, मुझे जहां तक जानकारी है, वो जो अलग से जो सर्टिफिकेट बना के देते हैं, है ना, जो वो 6 महीने के लिए वैलिड होता है। जहां तक ये हमारे स्टेट का बात है तो मैं ये जानता हूँ, बाकी का मुझे उतना नॉलेज नहीं है। सर 6 मंथ भी है, कई बार आसाम में मैंने देखा था 6 मंथ है, और हमारे यहाँ जैसे हमारे यहाँ 1 ईयर है। 6 मंथ का ही है, आपका सर्टिफिकेट लाइफ लॉन्ग वैलिड है, लेकिन वो जो अलग से सर्टिफाई करेंगे, है ना, जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको बोलते हैं कि आपका सर्टिफिकेट वैलिड है कि नहीं है, वो आप अलग से दोबारा रीवेरीफाई करा के लाइए। ये ओबीसी सर्टिफिकेट का, सर ये तो ओबीसी उसको सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कौन डिसाइड करता है? एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा क्वेश्चन रिपीट करेंगे? ओबीसी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? सर अगर मान लो सेंटर में कोई अप्लाई कर रहा है तो उसकी वैलिडिटी डिसीजन कोई और लेता है? सर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेता है सर, यहाँ पे एसडीएम लेवल का अधिकारी, उससे ऊपर सर सेंट्रल लेवल पे एसडीओ भी करते हैं कभी कभी हमारे यहाँ पे, एसडीओ या मैंने सर ओबीसी लेवल के सेंट्रल के लिए एसडीओ सर मिनिमम है सर, जैसे सर स्टेट के लिए सर बीए होते हैं सर, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एसडीओ मिनिमम लेवल पे है सर, अनुमंडल से होना ही चाहिए कम से कम आपका सर। हाँ सर, करेक्ट, वही है। जी आरबी सर कुछ कहना चाहते हैं? गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग मैम। सर मेरा क्वेश्चन था कि ईडब्ल्यूएस में लास्ट ईयर की इनकम देखी जाती है। सपोज करो कोई गवर्नमेंट जॉब में है, इनकम तो अच्छी है, ईडब्ल्यूएस में नहीं आता, लेकिन वो 1 ईयर के लिए हो जाता है विदाउट पे, और क्या उसके बच्चे को ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट मिलेगा? बड़ा गजब सवाल पूछ ये मैम गजब मैम मैडम मैम और भी है कि कुछ लोग ऐसा मैम कर बहुत रहे हैं। आसान है मैम। ईडब्ल्यूएस का जो बेनिफिट जो सर्टिफिकेट होता है ना, पहली बात तो इनकम एंड एसेट वर होता है, उसमें संपत्ति भी जोड़ी गई होती है, और उसके बाद सिर्फ सैलरी की बात नहीं है। यदि मान लो नहीं मान लो सैलरी, एक मिनट मैम लेट मी फिनिश, कोई ईओएल पे चला गया, लिव विदाउट पे हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन उसका थोड़ी ना घर हो जाएगा फूस का पुआल का। मान लो आज के डेट में कोई पीजीटी का बच्चा है, उसका सैलरी उसमें ईओएल चला गया जी, हम नील कर देते हैं, क्या वो थोड़े ना फूस पुआल के घर में रह रहा होगा मैडम? हजारों यार्ड वाली तो कंडीशन रहेगी। मैडम मैंने उसके नाम पे संपत्ति नहीं हो ना मैंने हाँ। उसमें मैडम एसेट भी देखी जाती है, घर द्वार भी देखा जाता है। ईडब्ल्यूएस की जो रिजर्वेशन है ना, ऐसा कुछ लोग कर रहे हैं, दैट्स व्हाई आई हैव आस्क्ड। गलत है, ये गलत है, क्योंकि उसके सिवाय इनकम ही नहीं है, और 3 बातें हैं। 200 यार्ड वाला 3 और पॉइंट है। मैडम इनकम सर्टिफिकेट मैंने ग्रुप में एक बच्चे का शेयर किया है, उसको देख लीजिए, इसमें लिखा है 3 साल के लिए वैलिड। नहीं सर, अगर ईडब्ल्यूएस में ईवीएस में फॉर्जरी केसेस भी ईडब्ल्यूएस में बहुत ज्यादा पकड़े जा रहे हैं। तो जो मैम ने कहा, जो कुमुद मैम ने कहा कि इनकम के साथ साथ जो आपका एसेट है उसको भी देखा जाता है। सर सर्टिफिकेट का नाम ही है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, नंबर 1। नंबर 2 3 और कंडीशन है, और कोई लोग गलत कर रहे हैं तो वो तो फ्रॉड है ना, वो पढ़ाई का फिर नहीं टॉपिक हो गया ना, वो तो फिर अभी यूपीएससी का भी आया था, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगी ग्रुप पे, है कि नहीं? पदाधिकारी के बच्चे भी बन रहे हैं, जिनको आईपीएस मिला, मिसयूज तो हो ही रहा है। तब मैडम ये देखिए ना सर्टिफिकेट जो मैंने ग्रुप में शेयर किया है। बात क्या है ना, हर एक स्टेट का अलग अलग है, तो आपका जो सर्टिफिकेट है बिल्कुल मध्य प्रदेश के मामले में बिल्कुल सही है, वो 3 साल के लिए वैलिड होता है मध्य प्रदेश के मामले में। जी सर। सर मुझे लग रहा है सर, ये जो कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई चीज है सर, ये जो राज्य सूची का विषय है सर, तो अलग अलग राज्य सरकार इसमें अपने अनुसार सर विधान बना ही सकती है अलग अलग तरीके से सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से सर इसमें। जी सर मैं आई हाँ जी मैम। सर ने बिल्कुल सही कहा राज विधान वाली बात, लेकिन संतोष सर की जो क्वेरी है ना, उसका जो आंसर है वो ये है कि वैलिडिटी उस सर्टिफिकेट की 3 साल है। मान लीजिए हमने अप्लाई किया, वैलिडिटी है, लेकिन जब ज्वाइनिंग होगी तब जो ड्यू प्रोसीजर है कि वेरीफाई होगा वो फॉलो किया जाएगा। मान लीजिए किसी ने सर्टिफिकेट 21 में बनवाया,
24 तक वो उसका इस्तेमाल कर सकता है फॉर्म भरने में, लेकिन 24 में जैसे उसकी जॉब लगेगी, जो प्रोसीजर है विद इन 6 मंथ का वो लागू होगा। वो सर्टिफिकेट वैलिड है, वो रिसेंट इनकम की बात नहीं करता। जी, राजलक्ष्मी साहू मैम। एसबी सिंह सर। हाँ सर, नमस्ते सर। मेरा जो क्वेरी है सर, या SC ST OBC कैंडिडेट को EWS सर्टिफिकेट इशू होता है कि नहीं सर? नहीं होता है सर, नहीं। इट इज ओनली फॉर जनरल कैटेगरी। अच्छा अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। उस सर्टिफिकेट में स्पेसिफिकली लिखा होता है कि दिस कैंडिडेट डज नॉट बिलोंग टू SC Yes, ST person who are not, yes, person who are not covered under reservation scheme for SC ST and OBC. मेंशन होता है, इट इज ओनली Plus, फॉर जनरल कैटेगरी। हाँ, और उनकी जो फैमिली ग्रॉस एनुअल इनकम है बिलो 8 lakhs, यही कंडीशन है। अच्छा मैम, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा मैम, जैसे OBC SC ST ये तो एक सोशल कैटेगरी है, और EWS, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि OBC SC ST का प्योरली बेस कास्ट बेस है और EWS का प्योरली फाइनेंशियल बेस है? जी सर, सर OBC को भी EWS, नॉट फॉर SC ST OBC को भी EWS का सर्टिफिकेट इश्यू होता है अगर वो नॉन क्रीमी लेयर में नहीं है। लेकिन सर, अगर आप कई बार देखिएगा जो KVS का जो फॉर्म निकला था उसमें OBC SC ST को सोशल कैटेगरी लिखा था उसमें उन्होंने, जबकि EWS फाइनेंशियल कैटेगरी के आधार पे जो इनकम और जो एसेट सर्टिफिकेट है, जो आर्थिक आधार पे आरक्षण जो है सर वो EWS का है सर, लेकिन SC ST OBC का मेरे ख्याल से जातिगत आधार पे, जो मैं समझ पा रहा हूँ शायद सर। नहीं, उसमें दोनों का जिक्र है सर, आर्थिक एवं सामाजिक SC ST OBC सिर्फ जाति आधार पर है, और EWS ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होता है। जी सर, जी सर। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ये जनरल में और OBC दोनों में होता है सर, सिर्फ ये SC ST के लिए लागू नहीं होता है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। हाँ, हमने यहाँ OBC में भी EWS के देखे हैं सर। सर OBC में कैसे जाएगा सर EWS? नहीं होता है सर, नहीं होगा। मेरी क्वेरी भी यही है सर, EWS 8 लाख से ज्यादा इनकम है वो तो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गया ना जी, और 8 लाख के ऊपर OBC का भी हो जाएगा तो भी EWS नहीं मिलेगा। तो 8 लाख से ऊपर हो गया उसका इनकम। नहीं सर, प्रॉब्लम ये है कि किसी स्टेट में हो सकता है वो OBC में है, दूसरी स्टेट में वो जनरल में कंसीडर होता है, तो क्या उसका EWS नहीं बनेगा? नो सर, EWS तो स्टेट में ही बनता है ना, सेंटर का कोई फॉर्मेट ही नहीं है। मान लीजिए किसी दूसरे स्टेट में वो कास्ट उसकी OBC में कंसीडर होती है और किसी अदर का स्टेट में उसको जनरल में कंसीडर करते हैं, अब उसके लिए तो 2 सिचुएशन हुई ना। सर ये एक व्यक्ति का 2 सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। एक्सक्यूज मी सर, इसमें जो आप बोल रहे हैं ना 2 अलग अलग हिसाब से आएगा, ये कभी नहीं होता है। उसका रेसिडेंस देखा जाता है, वो जैसे बोलेंगे कि किसी पर्टिकुलर स्टेट को बोलेंगे तो उस स्टेट का लिस्ट से ही उनका बनेगा। भले हो सकता है, मान लीजिए सेम टाइटल बहुत सारे स्टेट्स में चलता है, तो एक स्टेट में मान लीजिए SC है, दूसरे स्टेट में OBC है, लेकिन वो तो बिलोंग तो एक ही स्टेट को करेंगे ना, उनका नेटिव स्टेट तो एक ही होगा, तो उस स्टेट के हिसाब से जो उनका बनेगा उसी हिसाब से उनका सर्टिफिकेट आएगा। ओके सर, थैंक यू सर। जी, विजेंद्र कुमार सैनी सर। नहीं सर, एक स्टेट के लोग 2 अलग अलग जगहों से भी सर्टिफिकेट बनवा लेते OBC। वो तो फॉर्जरी है ना सर, तो फॉर्जरी हो जाएगा। सर मैं नहीं कर सकते ना, सर मैं ये पूछना चाह रहा था कर सकते हैं सर, किए हैं मैंने लास्ट ईयर 2019 का जब KVS का। विजेंद्र कुमार सैनी सर, क्या सवाल है आपका? जी सर मेरा सवाल ये है, जैसे मैं OBC कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ और इंटरव्यू के टाइम हमने OBC का सर्टिफिकेट बनाने के लिए, राजस्थान से बिलोंग करता हूँ मैं, तो वहां पर मैं कई जो यहाँ पर एक ये फैसिलिटी जो ई-मित्र वाले हैं जो इलेक्ट्रॉनिक ये सारा काम करते हैं वो लोग करते हैं यहाँ पर राजस्थान में, तो उन्होंने मैंने कई जगह ट्राई किया। हेलो, उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप गवर्नमेंट, हेलो हाँ बोलिए सर, एक मिनट जी, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपके फादर की इनकम नहीं, आपकी इनकम सर्टिफिकेट से ही OBC सर्टिफिकेट बनेगा, जबकि
कई जगह जो है, जो हमारे तहसीलदार साहब थे उनसे भी मैंने बात की, वो नहीं माने कि जब आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो आपके फादर का इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में है तो आप अपना इनकम सर्टिफिकेट लाइए। तो इनकम सर्टिफिकेट, तो सीधी सीधी बात है कि एक पीजीटी की सैलरी जो है वो इस हिसाब से 8 लाख से तो ऊपर ही होगी ग्रोस अगर देखेंगे तो हम। तो बस इसी बात को उन्होंने इशू बनाया कि आपका ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बन सकता, अगर बनेगा तो क्रीमी लेयर का बनेगा, आप नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आते क्योंकि आपकी इनकम 8 लाख से ऊपर है। ओबीसी के लिए बिल्कुल बिल्कुल सर ये बात जो है, जो ग्रुप में भी अपने एक लेटर था उस वक्त, पहले भी आगे बढ़ो ग्रुप में, उस लेटर का मैंने प्रिंट भी निकलवाया और उसको दिखाया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये लेटर हम नहीं मानते, आप स्टेट गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर हो ऐसा लेके आइए जिसमें ऐसा लिखा हुआ हो। तो मैंने 3-4 जगह ट्राई किया लेकिन वो सर्टिफिकेट नहीं बन पाया सर। काफी बहस भी हुई, फिर ज्यादा बहस हम इस टाइप के गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए किसी बड़े अधिकारी से कर भी नहीं सकते। तो जैसे अभी जो मैं सुन रहा था, आप लोग बता रहे थे, तो इसमें क्या ऐसा है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपकी इनकम देखी जाएगी ओबीसी के लिए, आपके फादर की नहीं? नहीं, वो आपका सर्टिफिकेट बना नहीं, वो एक अलग मैटर है। एक्चुअल में देखी जाएगी पेरेंट की ही। वो अब अधिकारियों ने नहीं मानी बात, अब उसके लिए कोई मतलब ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल मैटर है ना इस पे। जी सर जी सर, थैंक यू सर। सरिता डोले मैम। गुड इवनिंग सर। जहाँ तक जानकारी है मुझे, जो SC ST और OBC कैटेगरीज है ये सोशल कैटेगरीज है, और OBC कैटेगरी अभी 2 पार्ट में डिवाइड हुई है, नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर। तो नॉन क्रीमी लेयर में अगर बिलो 8 लाख इनकम है वो पीपल इंक्लूड होंगे और उनका OBC नॉन क्रीमी लेयर लिखा रहेगा। और जो OBC क्रीमी लेयर है उनको वैसे भी कोई बेनिफिट आगे जाके, मतलब शायद ही KVS में तो है, तब तक तो नहीं मिलने वाला है। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इज अ डिफरेंट सेक्शन देन दिस सोशल कैटेगरी। वहां पर जो एकदम ही मतलब जिनको इकोनॉमिक कंडीशन पुअर है उन्हीं को वो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। इतना नॉलेज पता है सर। थैंक यू। जी मैम। रमेश त्रिपाठी सर। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक्चुअली सर मैडम क्या क्वेश्चन पूछी तो मैं सुन ही नहीं पाया, हमारा नेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। तो नहीं जब नहीं, आप कुछ उन्होंने बस सिर्फ कुछ बताया, जानकारी दी है, मतलब सवाल नहीं कुछ। नहीं, जिसको आप बोले थे कि ये बढ़िया क्वेश्चन पूछी है, क्वेश्चन क्या था नहीं सुन पाया था सर। वो पूछे थे कि 1 साल के लिए आप EOL पे हैं तो क्या इनकम सर्टिफिकेट बनेगा कि नहीं। अच्छा 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 अच्छा, थैंक यू सर। इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। नौकरी में है तो नहीं बनेगा, मैं EOL पे रहे चाहे कुछ भी रहे, जब तक जॉब में रहेंगे तब तक नहीं बनेगा। जी। SB सिंह सर कुछ कहना चाहते हैं? मनोज वर्मा सर। सर हो गया सर, थैंक यू सर। सर गुड इवनिंग सर। सर ये कहना चाहता हूँ, ST है या शेड्यूल ट्राइब इज नॉट ओनली सोशल कैटेगरी वाइज, बिकॉज कुछ एरिया वाइज भी है सर इसमें। जैसे मैंने देखा है हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर और एक और है उत्तराखंड, वहाँ के कुछ स्पेसिफिक एरिया हैं, वहाँ पे मतलब सभी कास्ट को वहाँ पर ST में डिफाइन किया गया है। वो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि जिनकी सोशल कैटेगरी मतलब जो ST में आनी चाहिए वही है, उसमें मतलब पर्टिकुलर एरिया के लोगों को, सभी लोगों को ट्राइब का दर्जा दिया गया है। तो मेरा मानना है कि ST जो कैटेगरी का फायदा है उसमें सोशल कैटेगरी के अलावा स्पेसिफिक एरिया हैं उनको भी कंसीडर किया गया है, और उसमें सभी रिलीजन के भी हो सकते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी होता है सर, उसका इफेक्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट वाइज रहता है। लेकिन सर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में वो सोशल कैटेगरी ही लिखाता है सर। आप सेंट्रल गवर्नमेंट आप सर जनजाति है या शेड्यूल कास्ट है या हरिजन है सर, वो एरिया वाइज ही सर उनको शेड्यूल किया जाता है, उनको नोटिफाई किया जाता है, चाहे मीना जनजाति की बात हो चाहे संथाल की बात हो सर। अब हम जहाँ पे हैं सर, ये संथाल डोमिनेटिंग एरिया है सर। आप MP छत्तीसगढ़ को देखिए, वो गौंड जनजाति डोमिनेटिंग एरिया है।
है ना, तो वो एरिया वाइज ही होता है सर, लेकिन पेपर पे जो लिखते हैं सर वो सोशल कैटेगरी लिखते हैं, जहां तक मुझे पता है सर। आप किस एरिया में हैं अमित सर? हम हैं सर झारखंड में सर, छोटा दोनों नागपुर लिखे तो प्लेटो। रहते हैं सर, दोनों लिखे रहते हैं। किस जगह पे? देवघर सर। ओके ओके। चलिए अजंता मैम आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी सर। So now coming to question number 7, what happens if an EWS candidate's claim is found false? क्या होगा आंसर? टर्मिनेटेड इमीडिएटली। Right. Terminated immediately. That is the correct one. Now coming to question number 8, what constitute, ये तो डिस्कशन हो ही गया है, what constitute family? Right. Parents, spouse and children under 18 years as well as the siblings under 18 years. What is the quota? ये तो पहले से पूछ लिए, क्या होगा minorities का within a OBC? 4.5%। 4.5%। Right. What is the size limit for a residential flat to exclude an individual from EWS reservation? 1000 square feet. Yes. और रेजिडेंशियल प्लॉट कितना होना चाहिए? 700। 100 sir, 100 should be 100 that depends notified municipality. 200 it could be 100 or 100 square yard hai. Yes, 100 square yard in the notified municipalities, and other than that कितना होना चाहिए? 200 right. What must the appointment order for OBC candidate state? सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। मैम इससे पहले वाला क्वेश्चन मैम प्लीज दोबारा डिस्कस करिए मैम प्लीज। यही इम्पोर्टेंट। हाँ जी सर। मैम अभी ये फ्लैट वाला मैम एक बार प्लीज दोबारा बता दीजिए। 10th वाला, ये वाला क्वेश्चन सर? जी मैम, जी मैम। हाँ जी सर, ये पूछा गया है कि व्हाट इज द साइज लिमिट फॉर अ रेजिडेंशियल फ्लैट टू एक्सक्लूड एन इंडिविजुअल फ्रॉम ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। तो सर ये करेक्ट आंसर होगा 1000 स्क्वायर फीट। इसके साथ साथ और दो भी डिस्कशन हम लोग कर लिए कि ये तो रेजिडेंशियल फ्लैट गया, रेजिडेंशियल प्लॉट अगर नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटी एरिया में रहेगा तो इसका क्या लिमिट है? तो ये है सर 100 स्क्वायर यार्ड, और अगर नन म्युनिसिपैलिटी एरियाज में है, नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटीज एरिया में है, तो इसका है लिमिट 200 स्क्वायर यार्ड। थैंक यू मैम। जी सर, मोस्ट वेलकम सर। व्हाट मस्ट बी द अपॉइंटमेंट ऑर्डर ऑफ ओबीसी? हाँ ये तो आप लोग बता दिए, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12। ये जो आप नोटिफाइड और उसका क्या मीनिंग है? नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटी एंड जो क्षेत्र नगर निगम के अंतर्गत आते हैं उनका है, अंडर नगर निगम मैडम। जो नहीं आते हैं उनके लिए 200 यार्ड स्क्वायर यार्ड। कुछ एग्जांपल लेके बता सकते हैं इसका? एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि हम प्रयागराज के अंदर हैं, तो जो प्रयागराज का नगर निगम है उसके अंदर जो प्रयागराज से बाहर जो ग्राम पंचायत वगैरह होंगी वहां जो कोई घर बनाना चाहेगा तो उसका 200 स्क्वायर यार्ड होगा, तो वो से कम हो, ज्यादा होगा तो ईडब्ल्यूएस में नहीं आएगा। ओके। हाँ, coming to question number 12, are vacancies for EWS candidates carried forward if unfilled? No ma'am. बैकलॉग में जाता है? No ma'am. नहीं जाता है। नहीं जाता है। Yes. So answer will be no. Who is responsible for redressal of grievances related to EWS reservation? Number 2, grievance redressal officer. Yes, grievance redressal officer. Number 1. Number 2. Answer will be number 2. Grievance redressal officer.
केस में मैडम, इस केस में इनका रैंक क्या होता है? शायद डिप्टी सेक्रेटरी का होता है। सर कोई स्पेशली मेंशन नहीं है इस केस में, एनी सीनियर ऑफिसर हो सकता है, बाकी में तो डिप्टी सेक्रेटरी लिखा है, इसमें एनी सीनियर ऑफिसर। What happens to OBC candidates selected on merit? क्या होगा? Okay, options. जनरल कैटेगरी नंबर 2 अगेंस्ट 27% मैम, जनरल कैटेगरी। कंसिडर्ड इन जनरल, तो ओबीसी में उनका रहेगा क्या कैंडिडेट? मेरा डाउट है, नहीं होगा। नहीं होगा, करेक्ट। हाँ बोलिए सर। हाँ जी सर। ये मान लीजिए कि ओबीसी कैटेगरी वाला जो अप्लाई किया है एज रिलैक्सेशन लेकर के, और वो जनरल में एडजस्ट हो रहा है, तो क्या एज रिलैक्सेशन वहाँ पे हटेगा, रहेगा? वो जनरल में कंसीडर फिर नहीं होगा सर, नहीं होगा, क्योंकि जनरल में वो कंसीडर करने लायक एज में है ही नहीं सर फिर वो वहाँ पे। अगर उसने पहले से बेनिफिट ले लिया है तो फिर उसको ओबीसी में ही रहना पड़ेगा, या एसटी जिसका भी है। फाइनल आंसर क्या होगा मैं सर? सर मेरे ख्याल से अगर ये एज होना चाहिए रिलैक्सेशन लिया कि अगर सर मान लीजिए अगर वो ओबीसी का बेनिफिट, देखिए सर ओबीसी का 2 बेनिफिट होता है सर, या तो आप नंबर में ले रहे हैं या फिर आप एज में ले रहे हैं। लेकिन अगर आप एज में ले रहे हैं तो फिर आपको जनरल में अकोमोडेट इसलिए भी नहीं किया जाएगा क्योंकि बीइंग जनरल तो आप एलिजिबल ही नहीं है वहां पे अकोमोडेट होने के लिए। उस परिस्थिति में आपको सिर्फ ओबीसी में ही कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर आपकी एज है और ओबीसी का फायदा एज पे नहीं ले रहे हैं तो मेरिट में आने के बाद आपको अगेंस्ट 27% जनरल में एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है सर। सर ये 27% जनरल में मतलब क्या हुआ इसका? 27% जनरल में नहीं मैम, ओबीसी में। कोई भी ओबीसी में होगा ना 27% तो। जी जी जी। किसी भी जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी में आता है, किसी भी स्टेज में आप प्रोसेस में रिजर्वेशन में अगर कंसीडर किए गए हैं तो आपको आगे भी रिजर्वेशन कैटेगरी में ही रखा जाएगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल टीना डाबी का है, जो प्रीलिम्स इन्होंने एससी कैटेगरी में क्वालिफाई किया था, तो टॉपर होने के बाद भी उनका सिलेक्शन एससी कैटेगरी में कंसीडर किया गया है। तो सर इसके पीछे कारण है सर, इसके पीछे कारण ये है सर कि वो जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई नहीं थी सर, वो इसलिए उसको एससी में रखा गया सर। सर मैंने वही कहा है कि किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अगर इन्वॉल्व होते हैं आप, किसी भी स्टेज पर अगर आपने रिजर्वेशन कैटेगरी का बेनिफिट लिया है तो फाइनल सिलेक्शन आपका एक जनरल में हो जाता है, अनरिजर्व कैटेगरी में, तो भी आप रिजर्व कैटेगरी में ही कंसीडर किए जाएंगे। जी जी जी। यहाँ पे यूआर बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा सर, मुझे लगता है सर। अब वो जनरल वर्ड यूज नहीं करते हैं सर, यूआर यूज कर रहे हो, किसी एक ने मैसेज भी किया। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जनरल का तो कोई कैटेगरी ही नहीं, अनरिजर्व्ड है, ओपन फॉर ऑल, ओपन फॉर ऑल होता है। लेकिन सर इसमें एक केस और भी आता है कि अगर कोई कैंडिडेट विदाउट फी अप्लाई करता है और वहां उसने बेनिफिट ले लिया कैटेगरी का, तो फिर वो यूआर में आ जाएगा? नो, शायद नहीं सर, शायद नहीं सर। किसी भी स्टेज पर अगर आपने प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट आपने लिया है रिजर्वेशन कैटेगरी का बेनिफिट किसी भी लेवल पर, तो उसके आगे का प्रोसेस आपका रिजर्वेशन कैटेगरी का ही होगा। लेकिन सर ऐसा नहीं होता। आप किसी भी एग्जाम में देखिए, एससी एसटी जहाँ पे उसका एप्लीकेशन फीस निल होता है, उनको फी नहीं पे करना होता, वहाँ अगर किसी कैंडिडेट ने क्वालिफाई कर लिया यूआर में तो वो यूआर में चला जाएगा, जबकि वो बेनिफिट ले चुका फीस का। ये सर स्वामी में भी दिया हुआ है सर कि वो उस कैटेगरी में और जनरल में दोनों में फिट हो सकता है सर। एससी एसटी का ये दिया हुआ है सर, ये मैं बाय मिस्टेक शायद बोल गया पहले, ये दिया हुआ है सर। बिल्कुल सर। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टेज पे कहीं भी अगर बेनिफिट ले लिया तो नहीं जा सकता, जा सकता है। फीस का बेनिफिट लेने के बावजूद भी कैटेगरी चेंज हो जाती है, वो अनरिजर्व में चला जाता है। ये ओनली फीस के लिए है ना, एज के लिए तो नहीं है। अब किसी भी में तो बेनिफिट लिया है,
किसी भी हाँ, में वो तो फीस आता भी है, आता है। लेकिन फीस को शायद अपने जैसा बात कर रहे हैं तो फीस को नहीं कंसीडर कर रहे हैं, फीस उस अलग केस चीज में वो होगी, जा रहा है। फीस अलग चीज होगी, एलिजिबिलिटी अलग चीज होगी ना। मैम फी तो इनिशियल स्टेज पे होगी, और जो डिसीजन है कि वेदर और नॉट टू इंक्लूड, वो आफ्टर एग्जाम कट ऑफ के बाद होगा। फीस का तो सभी ने लिया होता है सर, अब जितने भी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो फीस का तो बेनिफिट सबने लिया है, लेकिन उसके बाद एज भी का अगर बेनिफिट तो पहले ही होता है, हाँ एज का है, अगर के एज का बाद लिए है तो कंसिडर नहीं होगा। वो तो पहले ही होता है। एज सर हो गया, एक नंबर हो गया, नंबर का सर भी एक रहता है। सर एक चीज और पूछना है कि क्या वो सिलेक्शन के बाद अगर अपॉइंट होता है तो उसकी सर्विस बुक में वो रिजर्वेशन कैटेगरी लिखी जाएगी कि जनरल लिखा जाएगा? रिजर्वेशन कैटेगरी कैटेगरी मेंशन से रहता है। सर रिजर्वेशन कैटेगरी लिखी जाएगी क्योंकि वो भविष्य में फिर से रिजर्वेशन में जा सकता है सर। ओके। Thank you so much, sir. Now coming to the last question. What is the income threshold for EWS reservation eligibility? 8 lakh second option, Right. just Okay. like OBC. Right. So that's all from my side. Thank you so much for adding so many information to, apart from discussion of these questions.